देखिए, अब बात करते हैं गॉस साहब की। गॉस साहब ने एक थ्योरम दी थी। गॉस ने बहुत बातें बताई हैं। आपने कल गॉस पढ़ा, पता चला कोई दूसरा नियम ठोक मारे उसका। तो गॉस थ्योरम फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उन्होंने कहा कि भाई जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, एक वोलेटाइल करता है, ठीक है। उन्होंने कहा अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के अंदर बंद कर दिया जाए, ये चार्ज रखा हुआ है, अब इसको बंद करना है ना, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए प्लस क्यू मानते हैं, तो कि हमने कहा था प्लस क्यू का मतलब नो चार्ज इज देयर। इलेक्ट्रॉन थे, वो अपने घर चले गए, वहाँ पर एक कैविटी बची हुई है, ठीक है। तो ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बांधोगे तो बांधने के क्या करेंगे, आप एक सरफेस बनाओगे ना इसको बांधने के लिए, चारों तरफ ऐसे हमने बांधे, जैसे खोपड़ी को हेलमेट से ढक दिया हमने, मतलब पूरा यहाँ हेलमेट गला वाला उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो जिस सरफेस से हमने ढका, इस सरफेस का नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। इंटरमीडिएट में क्या था आपके, खासतौर से आईएससी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, उन्होंने कहा गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओ जो सिमेट्रिक हो। तो हम जनरली इसके चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस बनाया करते थे, या हम इसको एक रेक्टेंगुलर, एक क्यूबाइडल या क्यूबिकल उसके अंदर इस चार्ज को रखा करते थे। जैसे एक बक्सा है, उसके अंदर यहाँ पर हमने बीच में रख दिया। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, हम सरफेस उटपटांग बनाएंगे, मतलब चार्ज को ढकेंगे लेकिन एक उटपटांग सरफेस से ढकेंगे। भाई हम एक सिमेट्रिकल सरफेस क्यों बनाएं? तो उन्होंने कहा कि अगर ये चार्ज इस सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो सिंपल सी बात है, सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, यानी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा तो होगा कितना? तो उन्होंने कहा ये जो है टोटल जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज क्यों कहा उन्होंने, कि हो सकता है 2 चार्जेज हों, 50 चार्जेज हों, तो पूरा चार्ज आप प्लस कर देंगे वेक्टोरियली, मतलब विद साइन। अगर एक +2 कूलाम चार्ज है, एक -2 कूलाम चार्ज है, तो प्लस की वजह से लाइंस बाहर गई और माइनस की वजह से लाइंस अंदर आई, और नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो उन्होंने कहा जो नेट चार्ज होगा उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये गॉस साहब ने बताया था, इसी को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो लिखिए, तो जैसा हमने बताया, अगर मैं कहूँ उसको इंग्लिश में लिख डालो तो कोई दिक्कत? बोले नहीं, दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी में लिखें कैसे, ड्राफ्ट कैसे करें उसको? नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश बड़ी गड़बड़ होती है ज़्यादातर केसेस में, खासतौर से छोटे शहर में जहाँ पर इंग्लिश हिंदी मिक्स इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मतलब किताब इंग्लिश में है, पढ़ाया सब हिंदी में जा रहा है। मतलब वो कूलाम कहन, फिर न्यूटन कहन, फिर कहन, फिर आइस बताएं, तो ये और जो वर्डिंग्स हैं वो इंग्लिश में है। और जहाँ पर प्योर इंग्लिश होती है कि न्यूटन सेड, कूलाम सेड, तो ये होता। लिखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा उनका स्टेटमेंट लिखिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स in free space फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? VACCUM। हमारे पास भी कुछ गुड़गांव के बच्चे थे, कुछ दिल्ली के थे, तो लगभग वो सब यही बताते हैं। स्पेलिंग मैडम होती है VACWM होती है, ये वैक्यूम की स्पेलिंग होती है, ठीक है, CCUM नहीं होती है। खैर, उससे मतलब हमको नहीं है। क्या लिखा? इन स्पेस थ्रू अ क्लोज सरफेस को ब्रैकेट में दो, गॉसियन सरफेस को क्लोज किया जाएगा ना। क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज। नेट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, नेट चार्ज को, मतलब चार्ज की बात नहीं हो रही है, नेट चार्ज की बात हो रही है। तो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनका आप विद साइन प्लस करेंगे। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस,
यानी मैथमेटिकली लिखेंगे तो उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, जिसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, डबल इंटीग्रल, चूँकि सरफेस क्लोज है इसलिए क्लोज इंटीग्रल लगा दिया हमने, ई डॉट डी एस, ये फॉर्मूला था ना, ये उन्होंने क्या बताया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, ये ई डॉट डी एस का फॉर्मूला उठाएंगे और इसको प्रूफ करके ये अपने आप रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला आएगा जो जनरली हमने नहीं पढ़ा होता है, वो यूज़ होगा, फिर देखा जाएगा। देखो प्रूफ करने जा रहे हैं, सावधान देखो ध्यान से। हमने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज, एक चार्ज छोटा नहीं, एक चार्ज हमने प्लस क्यू लिया। ठीक है, आप इसको एक्सिस पे रख सकते हैं या जैसे रख सकते हैं। अब इसने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बांधो। बांधने के दो तरीके हैं, या तो एक रेगुलर शेप से बांधो, उसका रीज़न है, होता क्या है कि मुझे ई डॉट डी एस चाहिए, मतलब हमको ई डी एस कॉस थीटा चाहिए, यानी हमको थीटा चाहिए। हमको उस सरफेस के हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तो अगर हम सरफेस जिगमिंग 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 कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर ये, हर जगह थीटा चेंज हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे दूर की ओर होगा ना, और एरिया वेक्टर इस सरफेस के, ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर जा रहा है, तो हर जगह थीटा चेंज हो जाएगा ना। तो हर जगह कैसे थीटा हम गड़बड़ करेंगे, तो हम ऐसा गॉसियन सरफेस खींचते हैं जिस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल फिक्स रहे, या तो ज़्यादा चेंज ना हो। जैसे अब हम इस चार्ज को अगर किसी स्फेयर के अंदर बंद कर दें तो स्फेयर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा हर जगह। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर उसमें बंद कर दें, एक क्यूब में ऐसे कर दें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, वो भी हर जगह पैरेलल हो जाएगा। तो हम एक रेगुलर शेप का गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं इसलिए हम रेगुलर शेप का गॉसियन सरफेस ठींगा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं, इतने बड़े भी नहीं हुए हैं। अब का बादल फाड़ जाओगे, वो बड़े ही हो गए हैं। तो हम गॉसियन सरफेस फिलहाल रेगुलर शेप का नहीं बनाएंगे। वहाँ पर बताएंगे कि अब उन्होंने कहा कन्वीनियंस के लिए बना लेते हैं। क्या कन्वीनियंस बना लें भाई, गॉस साहब पागल थे, वो बेचारे इरेगुलर शेप के लिए प्रूफ किए कि मर गए और हम रेगुलर शेप करके उनकी ऐसी तैसी कर दिया। नहीं, हमने कहा ये प्लस क्यू चार्ज है जो ओ पॉइंट पर है और ये एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस क्या कहलाता है, गॉसियन, यानी हमने इसको क्लोज कर दिया, ऐसे क्लोज किया चारों तरफ से। ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, थोड़ी कहानी लिख लो जरा, कहानी लिखिए। कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू जानबूझ के लिखा है जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की ओर हो, बस ये है। प्लस क्यू इज प्लेस्ड, अब इसकी लोकेशन बताने के लिए आप चाहो तो इसको आप इलेक्ट्रिक एक्सिस के ऊपर रख दो तो थोड़ा सा लोकेशन क्लियर हो जाएगी। प्लस क्यू प्लेस at the origin of a rectangular coordinate system, at the origin of a rectangular coordinate system. And S is the Gaussian surface, S is the Gaussian surface that encloses the charge, that encloses the charge. अब हमने क्या किया, देखो ध्यान से, इसका मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसका हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया ds, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया एलिमेंट का नॉर्मल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी हो सकता है, हमको मालूम तो है नहीं। ये n कैप है और इसके बीच एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, और ये इससे r डिस्टेंस पे हमने लिया है। ठीक है, तो लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds at a distance small r from q, at a distance small r from q। अब देखो जरा ध्यान से,
ये एरिया एलिमेंट यहां पर एक एंगल सबटेंड करेगा, ये एक एंगल सबटेंड करेगा जिसको कि सॉलिड एंगल कहते हैं। इसका नाम दे दिया हमने डी ओमेगा, ये आर डिस्टेंस ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। ये एक एंगल सबटेंड करेगा जिसको कहते हैं सॉलिड एंगल, पढ़ा है ना सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल था, एक सॉलिड एंगल था, ठीक है। दिस एरिया एलिमेंट सबटेंड सॉलिड एंगल डी ओमेगा एट ओ, दिस एरिया एलिमेंट सबटेंड सॉलिड एंगल डी ओमेगा एट ओ। बस इसी का फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है, जो कि हमने इंटर में पढ़ा है, इसे डायरेक्ट यूज करें, डी ओमेगा एट ओ। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने जा रहे हैं ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू नहीं, थ्रू ds, ds से कितना फ्लक्स पास हुआ, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा E डॉट ds, ये आपका हो जाएगा d फाई e, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। E और ds के बीच कितना एंगल है, cos थीटा, बाद में रख देंगे, अभी हम नहीं रख रहे हैं। देखिए d फाई e इज इक्वल टू, E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, प्लस Q की वजह से है। कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, तो Q की वजह से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R कैप। नहीं समझे, अब जरा समझिएगा, डॉट ds क्या होता है। देखो ds एक तो इसका एरिया की वैल्यू ds है, ये नॉर्मल वेक्टर n है, तो हमने कहा था कि अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को नॉर्मल वेक्टर यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो हमने इसको ds डॉट ds n कैप लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर ds अलग कर दो और R कैप डॉट n कैप एक साथ कर दो, कोई दिक्कत। अब देखो R कैप जो है वो इस R के अलोंग का वेक्टर है, दिख रहा है, ds इसकी एरिया है, इसकी एरिया की वैल्यू है, और वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया वो वेक्टर बन जाता है। R कैप यानी ये वाला इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और n कैप बोले तो एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर, इसके बीच एंगल थीटा है। तो अगर मैं कहूँ r डॉट n कैप क्या होगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो r कैप डॉट n कैप जो होगा वो मॉड r कैप मॉड n कैप cos थीटा होगा। r कैप क्या चीज़ है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो r डॉट n कैप को केवल cos लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर इंटू ds इंटू cos थीटा। अब हमने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को अलग कर दिया और ds cos थीटा अपान R स्क्वायर अलग कर दिया। यही सॉलिड एंगल होता है, R स्क्वायर होता है। बोले यहाँ ये होता है, ये तो पढ़ा नहीं हमने, पढ़ा है कभी आपने? अच्छा मैं अब डायग्राम रब कर दूं, तो डायग्राम की ज़रूरत अब नहीं है। यह है जब पूरे सरफेस की बात करेंगे तो टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। तो यह आएगा d फाई e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा। यहाँ लिख देंगे वेयर जो डी ओमेगा है वो है ds cos थीटा अपान R स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमको नहीं मालूम, ये पढ़ा है आपने, पढ़ा इंटर में था, वो वाला की बात ध्यान ना हो, मैं समझा देता हूँ आया कहाँ से, ज़रा समझिएगा। ये एक तार है, पहले समझ लीजिएगा, इसने हमारी आँख पे एक एंगल सबटेंड किया, उसको कहते हैं प्लेन एंगल। आपकी खोपड़ी है, उस खोपड़ी ने हमारी आँख पे एंगल सबटेंड किया, तो पूरी खोपड़ी ने किया है ना, तो ये है सॉलिड एंगल। मतलब आपकी खोपड़ी में हर जगह से हमने तार निकाल लें और तार जाके एक जगह मिला दें तो ये बन जाएगा सॉलिड एंगल, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को सिंपल लैंग्वेज में प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, बाद में लिखिएगा। ये एक सरफेस है, इस सरफेस ने हमारी आँख पे कुछ एंगल बनाया, तो हम क्या करेंगे, ये सरफेस के चारों तरफ से लाइनें निकालेंगे,
चारों तरफ से, और लाइनें निकाल करके और हम अपनी आँख पे ले जा करके ऐसे ऐसे एक जगह कर देंगे, ये हो जाएगा सॉलिड एंगल। मैं इस किताब को आप समझाने के लिए इस बोर्ड में ऐसे रख रहा हूँ, ये किताब रखी हुई है, ये एरिया पूरी है, यहाँ से हर जगह तार निकल करके एक जगह जा करके हम ऐसे ऐसे जाके मिला देंगे। ठीक है, देखो ये आपकी किताब थी, मैं फ़िलहाल ऐसे किताब रख रहा हूँ। इसकी पूरी एरिया कितनी थी, ए थी, और हमने कहा ये इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे ये इतना एंगल बनाएगा, ये ओमेगा है। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा, और ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए अपन आर स्क्वायर। जनरली सॉलिड एंगल का फार्मूला ए अपन आर स्क्वायर होता है, याद है, वहाँ पर थीटा बराबर एस अपन आर होता था, यहाँ एरिया अपन आर स्क्वायर होता है। वैसे तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन इसको एक सप्लीमेंट्री यूनिट दी गई थी, स्टेरेडियन। अब ज़रा समझिएगा, अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा सा थीटा एंगल से ऐसे टिल्ट कर दूँ, इसको ऐसे ना समझिए, ऐसे समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, समझेंगे तो ऐसे ही जैसे हम समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम किताब की तरह बना दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इतना अच्छा हम डायग्राम बना नहीं पाते। इस एंगल पे, इस पॉइंट पे आपको एंगल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस किताब से हम फिलहाल कॉर्नर मिला दे रहे हैं। ठीक, ये हर जगह से मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे पिरामिड टाइप बनेगा। ठीक है, ये ओमेगा था। अब ज़रा समझिएगा, अगर इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, मतलब ये सरफेस ऐसे हो जाए, ये किताब ऐसे हो जाए, तो अब बताओ क्या ये किताब आपकी आंख पे सेम एंगल बनाएगी? चेंज हो गया ना, ये एंगल चेंज हो गया ना। अब ये एंगल बना रही है ना, ये एंगल कितना होगा? क्या इस किताब का एरिया चेंज हुआ है? नहीं। क्या हो रहा था, ये एरिया ए था और ये एरिया थीटा एंगल से ऊपर चला गया है, तो ये इस एरिया का जो प्रोजेक्शन है वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा आपकी आंख पे ये एंगल बना रहा है, नहीं समझे भाई? जैसे कोई भी सरफेस ये होता है, ठीक है, इसका एरिया ए है, तो अगर आप इसको हल्का सा टेढ़ा कर दीजिए ऐसे, तो अब क्या हुआ, ये जो चीज़ होती है वो इसका प्रोजेक्शन होती है, इसको कहते हैं ए कॉस थीटा। अब आपकी आंख पे एंगल कौन सा प्रिंट कर रहा है? ए कॉस थीटा। तो आप ए की जगह क्या लिखते हैं? ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। यही तो लिखा है, ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, इसलिए इसको डी ओमेगा लिखा गया है। पूरे बेकार बताया था, आप बताते थे डी ओमेगा और आई विल लर्न इट। कहाँ से आया मैं वो समझा रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ समझ में ना आई हो, लेकिन हम मान लेते समझ में आ ही गई है। ये डी फाई निकला, ये किसकी वजह से निकला है? ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो जब आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इंटायर गॉसियन सरफेस, इंटायर गॉसियन सरफेस। होता क्या है कि ये जो हम समझा रहे थे ना, इस समझाने से बचने के लिए एनसीईआरटी ने खुद ही कहा, टीचर क्या समझाए, उससे बचने के लिए उन्होंने कहा ऐसा करो कि आप जो गॉसियन सरफेस ले लो ना, वो रेगुलर शेप का ले लो, इरेगुलर शेप का मत लो। तो जब इंटायर गॉसियन सरफेस लिखेंगे फाई, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल किया जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल कर दो, सरफेस इंटीग्रल एस डी फाई। अब हम इंटीग्रल यहीं लगा देते, फिर वैल्यू रखते, हमने रख दिया वैल्यू उठा करके। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा और केवल इंटीग्रेट होगा डी ओमेगा का, और डी ओमेगा का जो टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई होता है। तो ये हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, तो ये आ गया q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए, यही तो फार्मूला था फाई, जिसको कि आप डबल इंटीग्रल ई डॉट डी एस बोल रहे थे, वो q अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसी को गॉसियन थ्योरम कहते हैं। समझ में आई बात? एक नोट करके लिख लीजिएगा, गॉस साहब ने एक बात और बताई थी, उसे प्रूफ करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्यों ऐसा कहा था वो हम बता रहे हैं, ज़रा समझिएगा। इस कमरे में एक दरवाजे से 10 लोग एंट्री हुए और 10 बाहर निकल गए, तो 10 ही की जगह थी यहाँ पर। 10 लोग आए, तो हमने कहा कमरे में कितने लोग हैं? आपने कहा कोई नहीं है। बताओ कि 10 लोग हैं, कितने बच्चे? कोई नहीं ना। तो गॉस साहब ने कहा कि अगर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये सरफेस के बाहर रखा हो तो नेट फ्लक्स 0 होता है। तो एक स्पेशल केस, एक नोट बताया उन्होंने, एक नोट है कि चार्ज Q इज प्लेस्ड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। मैं GS लिखे दे रहा हूँ, है ये खान GS सेंटर नहीं है, ये GS सेंटर
Gaussian surface, then net electric flux passing through, राइटिंग थोड़ा गंदी है, एक तो बहुत जल्दी लिखते हैं, क्या बताएं, थ्रू गॉसियन सरफेस फाई बराबर 0 होता है, ये फ्लक्स 0 होता है। ठीक, अब आप कहेंगे एग्जाम्पल तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि 10 लोग थे, 10 लोग निकल गए, लेकिन भैया जब चार्ज बाहर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो गया। अरे भैया अंदर तो गया तो बाहर तो निकल गया ना, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया ना। अब आप कहेंगे ये भी बात बढ़िया है, मैथमेटिकली बताओ कैसे होगा बेटा। तो मैं मैथमेटिकली बता दे रहा हूँ, आपको प्रूफ करना नहीं है उसको, मैं मैथमेटिकली उसको बताता हूँ, जरा सावधान। ये एक गॉसियन सरफेस है, ठीक, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है बाहर, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हुई, ठीक, आपने ये वाला सरफेस लिया और आपने ये वाला सरफेस लिया, क्या दोनों के लिए एंगल सेम होगा? नहीं होगा। अच्छा, वाह भैया वाह, यानी अगर ये लाइन ऐसे है तो ये एंगल और ये एंगल अलग अलग एंगल है, मतलब ऐसा बता रही कि ये नहीं होगा। वही कहेंगे आपका नाम क्या है, कि आत्मकाश बात पे क्या ना, आत्मा प्रकाश बात पे कैपिटल लेटर में, कैन ये नाम बड़ा हो गया। सुनो ध्यान से, सावधान सर, समझिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E.ds। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया एलिमेंट कुछ बाहर की तरफ ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है, इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। तो अगर मैं cos थीटा लगाता हूं तो ये वैल्यू निगेटिव आने वाली है, cos थीटा, cos जो होगा वो निगेटिव आने वाला है, नहीं आने वाला है। यानी कि यहां जो फ्लक्स मैं निकालने वाला हूं पहले वाले सरफेस में, तो वो निगेटिव आने वाला है। अगर यहां की बात करूं तो यहां का एरिया एलिमेंट कुछ ऐसे रहेगा, ये थीटा एक्यूट होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी वजह से जो फ्लक्स निकलने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। अगर मैं इस सरफेस को आधा बांट दूं तो आधा का एरिया एलिमेंट इधर आएगा और आधे का एरिया एलिमेंट उधर जाएगा, तो आधे का फ्लक्स निगेटिव आने वाला है, आधे का फ्लक्स पॉजिटिव आने वाला है, तो नेट फ्लक्स क्या आने वाला है, 0। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ। और फिजिकल कॉन्सेप्ट ये है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस घुसी, ये बाहर निकल गई, अंदर क्या बचा, कुछ नहीं। बोले हम पकड़ लेंगे अंदर, अब रुक, जाने नहीं देंगे, आप तेरी स्थिति मारो। तो आप अगर स्टॉप कर दोगे तो गॉसियन सरफेस आगे वाला तो कुछ कवर ही नहीं कर पाएगा ना। आप पूरे गॉसियन सरफेस को भी कैसे कंसीडर करोगे? भाई कमरे से कोई निकल रहा है और आपने रास्ते में को कर दिया तो उस दीवार का क्या मतलब है फिर? तो वो तो कहेगा एक दीवार खड़ी थी, अंदर गए, वो रास्ते में रोक लिया गया, वो बताएगा नहीं पूरा कमरा बंद था। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ये गॉस थ्योरम थी, इंटर में ये भी थी और ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम कहते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। मान लिया गॉस थ्योरम नहीं दी उन्होंने कहा व्हाट इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, बोले ये तो पढ़ाई नहीं की, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम हो गई जाकर के। नेक्स्ट आगे कुछ और बताया जाएगा। ठीक।